So we'll go ahead with next topic. Again, as a usual practice, अगले टॉपिक पे जाने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या कवर किया सिर्फ उसका हम समझ देखते हैं. तो टुडे आल्सो विल डू द सेम, क्योंकि अगेन एज आई टोल्ड यू, ये चैप्टर ऐसा है कि हर दिन जो तुम सीखोगे उसका पिछले दिन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है. तो इन द लास्ट लेक्चर if you remember what we have seen, I'll just touch the important points. हमने लास्ट लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है वो देखा था. We have seen the concept of self induction, और उस कॉन्सेप्ट में जो proportionality constant होता है वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस. तो if you remember, whenever current through a coil changes, the magnetic flux linked with the same coil also changes, and because of which an EMF is induced in the same coil. So the phenomena of production of induced EMF in a coil due to change in current in the same coil is called as self-induction. And also we know that flux मतलब कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड है कॉइल के साथ, डेफिनेटली डिपेंड द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज फ्लक्स इज B into A, B bar dot A bar. और अगर आपको याद होगा सोलेनॉइड का केस हो या कॉइल का केस हो, मैग्नेटिक फील्ड खुद डिपेंड करता है किस पे, करंट पे. तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I, तो फ्लक्स इक्वल्स टू Li, वेयर L इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अब क्योंकि करंट अगर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा. कितना EMF इंड्यूस होगा ये हमको बताता है लेंज लॉ, E equal to minus d phi by dt. and when you take derivative of this, जब तुम डेरिवेटिव लोगे तो L तो वैसे भी कांस्टेंट था तो L आएगा बाहर और डेरिवेटिव आएगा करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो द EMF इंड्यूस्ड in the coil was minus L di by dt. If I take only mod value, you have L di by dt. So therefore L equals to mod of E upon di by dt. ऐसा था. फिर हम लोगों ने इस फॉर्मूला से सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन किया था. इट इज अ रेशियो ऑफ induced EMF in a coil to that of rate of change of current in the same coil. और इसका जो ऐसा यूनिट होगा ये वोल्ट में होता है, करंट एम्पियर में है, टाइम सेकेंड में है. तो देयरफॉर इट इज वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर इज रेजिस्टेंस, तो ओहम सेकेंड, और ओहम सेकेंड को बोलते हो तुम हेनरी. दिस इज व्हाट वी हैव सीन. इसके बाद हमने देखा था एनर्जी ऑफ अ सर्किट या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो जो अगला टॉपिक हमने कल कवर किया था, जो हमको आज लगने वाला है, दैट इज एनर्जी ऑफ अ सर्किट या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. आई विल बी रिवाइजिंग ओनली दोज टॉपिक्स दैट यू विल नीड टुडे. तो व्हाट वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हमारे पास एक कॉइल है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स बैटरी एंड देयर इज अ की. गुड. जैसे ही हम की क्लोज करते हैं, करंट इन द सर्किट मतलब कॉइल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग, रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट. मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग मतलब ये जो कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है उसके फील्ड लाइंस दे स्टार्ट इंक्रीजिंग. जैसे फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस. इफ द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एंड इफ एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, अ करंट इज आल्सो इंड्यूस्ड इन द कॉइल. और ये जो करंट इंड्यूस होता है इसका डायरेक्शन ऐसा होता है जो ओरिजिनल करंट को अपोजिट है. इसका मतलब वो इंड्यूस्ड करंट ओरिजिनल करंट को ही अपोज कर रहा है. इसका मतलब जो इंड्यूस करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है. लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल स्टिल फाइंड कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो ही गया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो गया. किसका? ओरिजिनल करंट का. लेकिन ओरिजिनल करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोजिशन फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. जहां भी अपोजिशन होता है वहां पे वर्क हैज टू बी डन, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड समवेयर. In this case, it is stored in the
मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ यू रिमेंबर दैट वर्क डन, जिसको तुम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हो, इट वाज हाफ Li स्क्वायर, वेयर I इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट, या फिर I नॉट। बराबर, गुड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कल नहीं बताया, वो जानबूझ के नहीं बताया, बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू टुडे। डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यू हैव फाउंड पोटेंशियल एनर्जी एट टू डिफरेंट प्लेसेस। एक था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, जहाँ पे तुम एक एक चार्ज को लाते हो, और हर एक बार जब चार्ज को लाते हो सम वर्क इज डन एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन, क्योंकि पहला चार्ज जब आता है तो देयर इज नो अपोजिशन। जब दूसरा चार्ज लाओगे तो पहले का फील्ड अपोज करेगा, तो वर्क हैज टू बी डन। जब तीसरा लाओगे तो दो अपोज करेंगे। ऐसा करते करते यू मेक अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एंड द वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल दिस चार्जेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी चैप्टर में हमने और एक जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया था। कहाँ? कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी तो यही कॉन्सेप्ट था ना, यू हैड टू प्लेट्स, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। बेसिकली तुम पहले दो अनचार्ज प्लेट लेते हो, फिर तुम एक ही प्लेट पे चार्ज डिपॉजिट करते हो। तो तुम जब एक प्लेट पे चार्ज ला रहे हो, पहला चार्ज आया तो नो वर्क इज डन, दूसरा आया तो वर्क इज डन, तीसरा आया तो और वर्क इज डन, चौथा आया तो और वर्क इज डन। तो जो वर्क डन हुआ टू ब्रिंग चार्जेस एंड डिपॉजिट इट ऑन टू अ प्लेट इज stored in the form of electrostatic potential energy in the capacitor, which is half CV square, half CV square. Now compare, उधर भी half, इधर भी half, उधर C इधर L, क्योंकि वो C कैपेसिटेंस था, ये L इंडक्टेंस है, उधर V वोल्टेज था, इधर I करंट है। That's how you remember formulas। मतलब दोनों में से एक फॉर्मूला याद रह गया, दूसरा अपने आप आ जाएगा। You remember half CV square, you remember half Li square, you remember half Li square, you also remember half CV square। सिर्फ इतना नहीं है, इसके आगे का भी कनेक्शन है जो आज देखना है। यू रिमेंबर, उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी फाइंड किया था वहां पे। हाफ CV स्क्वायर डिराइव करने के बाद कैपेसिटर में कितना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। हाफ CV स्क्वायर तो एनर्जी है ना, कहां स्टोर हुआ? कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। कैपेसिटर इज लाइक अ सिलेंडर, इसका एक लेंथ है, इसका एक एरिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज D एंड एरिया इज A। फिर आप फाइंड करते हो एनर्जी डेंसिटी, उस केस में इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये था हाफ CV स्क्वायर, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और वॉल्यूम इज A इंटू D। पक्का पक्का, श्योर श्योर, याद है क्या फॉर्मूला? हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। और रिमेंबर एप्सिलॉन 0 जिसको तुम बोलते हो परमिटिविटी, और म्यू 0 जिसको तुम बोलते हो परमेबिलिटी। परमिटिविटी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के केस में, और परमेबिलिटी आता है मैग्नेटिक फील्ड के केस में। एप्सिलॉन 0 का न्यूमरेटर में है तो म्यू 0 डिनोमिनेटर में है। तो ये जो फॉर्मूला तुम सिंप्लीफाई करोगे, इट टर्न्स आउट टू बी हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। अब तब तो मैग्नेटिक फील्ड का करोगे, वो आज का हमारा पहला टॉपिक है, इसलिए पहले से ही मैंने हिंट दे दिया आपको। एक्चुअली दूसरा टॉपिक है आज का। जब तुम डिराइव करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का 1/2 म्यू 0, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन 0 कहाँ था? न्यूमरेटर में, तो म्यू 0 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। हमेशा ऐसा ही होता है। और यहाँ पे कौन है? E, वहां पे पता है कौन आएगा? B। तो वी विल डिराइव दिस। गुड। तो जो हमने कल के टॉपिक सीखे थे, अगर वो पता है तो नाउ वी आर रेडी टू गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे। तो आज का पहला टॉपिक है, एक्चुअली आज का पहला टॉपिक होना चाहिए था एनर्जी डेंसिटी का, लेकिन एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमको और एक फॉर्मूला लगता है, विच इज इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो पहले हमको इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। और बहुत इजी है। तो सबका ध्यान यहाँ पे, आप जहाँ स्ट्रगल करते हो उसको इजी कर देंगे। यू स्ट्रगल एट राइटिंग डाउन इन एग्जाम्स, तो आई टेल यू हाउ टू राइट डाउन। सबसे पहले यू आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो लेट अस शो अ सोलेनॉइड। अगर हमारे पास सोलेनॉइड है तो यू ऑलरेडी नो कि सोलेनॉइड पे वी हैव सम बाइंडिंग्स, तो विल शो बाइंडिंग्स।
and you already know कि you have to pass current through it so that there is magnetic field along the axis. So let us consider a solenoid as shown in figure. तुमने सोलेनॉइड दिखा दिया, वेरी गुड. अब एक काम करना, अब जितने भी पैरामीटर्स तुमको लगने वाले हैं इक्वेशन डिराइव करने के लिए, या जितने भी पैरामीटर्स इस डायग्राम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, सबका लिस्ट बना दो. लेट कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, देन L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो ये जो सोलेनॉइड मैंने लिया इसका कुछ लेंथ था स्मॉल l. फिर अगर आपको याद होगा, यू डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज स्मॉल n विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो n by l इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. हो गया. इसके बाद ये सोलेनॉइड का कुछ तो रेडियस होगा, वो भी डिफाइन कर देते हैं r. तो r इज रेडियस ऑफ सोलेनॉइड. देन डायमीटर को d बोल देंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जब होगा तब देखेंगे. एंड I इज द करंट थ्रू सोलेनॉइड, एंड ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मैं A बोल देता हूं. तो लेट A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब ये तो हो गए सोलेनॉइड से रिलेटेड पैरामीटर्स. जब आप करंट पास करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ कोर्स दे फॉर्म लूप लाइक स्ट्रक्चर. और वैसे भी जब तुम्हारे पास कॉइल है तो उस कॉइल का एक साइड बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल एंड द अदर बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल. तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस जनरेट होने वाले हैं दे विल बी बेसिकली फॉर्मिंग अ लूप लाइक स्ट्रक्चर. और बिकॉज इट इज लाइक अ लूप, तो ये जो फील्ड लाइंस है दे आर पासिंग थ्रू ऑल द टर्न्स. जितने भी टर्न्स है हर एक के साथ पास हो रहे हैं. इसका मतलब हर एक टर्न से फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं. और हमने देखा था जब एक एरिया से फील्ड लाइंस पास हो तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? फ्लक्स. क्या डिफाइन करते हैं? फ्लक्स. अब यहाँ से आगे मेन कंफ्यूजन स्टार्ट होता है. तो कंफ्यूज होने का काम ही नहीं है. फ्लक्स, दो टाइप के फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हो. एक है फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, हर एक टर्न में से कितना फ्लक्स, और दूसरा है टोटल फ्लक्स. हाँ, तो हम ऐसा करेंगे, phi b be the flux linked with each turn, so therefore total flux क्या आएगा फिर? n into phi b, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? n. अगर हर एक के साथ फ्लक्स को मैं phi b बोल रहा हूं, सम नोटेशन, तुम चाहो तो phi dash बोल दो, क्या फर्क पड़ता है. तो if flux linked with each turn is phi b, total flux is n phi b. This is total flux. इतने पैरामीटर हमको चाहिए टू डिराइव इक्वेशन फॉर इंडक्टेंस. और इंडक्टेंस की अगर बात कर ही रहे हैं तो जो तुमको डिराइव करना है उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना. इट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. कॉइल मतलब सोलेनॉइड. इससे ज्यादा पैरामीटर की जरूरत नहीं है, तो पैरामीटर डिफाइन हो गए. अब विल स्टार्ट विथ समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो, और मैंने आज रिवाइज भी इसलिए करवाया. whenever I go through previous topic, उसका रीजन होता है कि आज लगने वाला है. I just told you flux linked is proportional to current. यहाँ पे जब तुम फ्लक्स लिख रहे थे ये टोटल फ्लक्स था, तो never forget this is what total flux. So remember, we know that what do we know? We know that total flux is equal to Li, क्योंकि total flux is proportional to I. Total flux is Li. लेकिन what is total flux for us? N phi b. But phi is N phi b. Therefore, N phi b equals to Li. Equation 1. अब हमको इस इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि तुम फाइंड इंडक्टेंस कर रहे हो, उसको क्या सॉल्व करोगे? और तो आ गया ना. You wanted to find out what is L, वो तो ऑलरेडी इक्वेशन में है.
लेफ्ट हैंड साइड 5e. Why do we want to solve for 5e? Because magnetic field lines are imaginary lines. हम लोग देख नहीं सकते, दिखता तो काउंट ही कर लेते, फिर ये सॉल्व क्यों करना था? तो you have to bring the equation in terms of parameter which you either know or you can measure. Remember, magnetic field lines हो या electric field lines हो, ये imaginary concepts है. हमको field lines दिखते नहीं है, तो मैं फ्लक्स मेजर डायरेक्टली कर ही नहीं सकता हूँ. तो मुझे फ्लक्स को इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल पैरामीटर लाना पड़ेगा. So we know that. What do you know? How do you define flux? It is b bar dot a bar. तो b bar dot a bar. Where a bar इसलिए मैंने पहले से a define किया. Area of cross section of the solenoid या फिर of the winding. So therefore 5e is ba cos theta. Where theta और कोई पैरामीटर डिफाइन करना रह गया तो कोई बात नहीं, जब वो आए तब डिफाइन कर दो. Theta is the angle between magnetic field and area between b bar and a bar. And you should know now कि किसी भी एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. उसी एरिया पे क्या ड्रॉ करते हो? परपेंडिकुलर. तो ये हो गया एरिया का डायरेक्शन ए बार. और फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अलोंग द एक्सिस. मतलब एरिया एलिमेंट इज अलोंग द एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ इज अलोंग द एक्सिस. तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है. तो वी नो दैट थीटा इज 0 सिंस b bar is parallel to a bar. Therefore flux phi b is b into a into cos 0. Cos 0 is 1. And therefore phi b is b. लेकिन what is b? What is the formula for magnetic field along the axis of solenoid? Chapter number 10th. Mu 0 ni. क्या था वो? Mu 0 ni. ये जो b है वो mu 0 ni है into a. Since b is mu 0 ni, मुझे ये n लगने वाला था इसलिए मैंने पहले से ही उसको डिफाइन करके रखा है. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. पक्का पक्का? श्योर. तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Therefore from equation number 1 and 2 you have equation number 1 is n phi b n phi b. What is phi b? Mu 0 n I a equal to क्या आएगा? Li. I हो गया कैंसल, राइट. अब since ये n और ये small n they are connected to each other through n equal to capital N by L, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि कैपिटल N is n into L. तो ये आ जाएगा आपका स्मॉल n into L mu 0 n a equal to capital L. कैपिटल L is not length, वो क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. ये n और ये n स्क्वायर. ओके, तो therefore you have capital L equals to mu 0 n square a into small l. स्मॉल l को यहाँ ले लेता हूँ. तो ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. टोटल इंडक्टेंस फाइंड करना अगर होगा तो सिर्फ इस l को यहाँ लिख देना. जस्ट टेक इट हियर. अगर आपको पूछा होगा व्हाट इज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो दिस इज द फॉर्मूला. सो दिस एक्सप्रेशन, इक्वेशन 3 is the required equation for inductance of the solenoid. लेकिन हम लोग इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ही नॉर्मली फाइंड करते हैं. सो इक्वेशन 3 is the equation for या फिर एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. देखो है कैसा इक्वेशन होना चाहिए. चेक इट आउट. होगा कैपिटल L बाय स्मॉल l is mu 0 n square a. What is which n? Small n की कैपिटल n? Small n. तो जहां जहां कंफ्यूजन होता है वो अभी से बता देता हूँ. अभी कुछ नहीं लगता है फॉर्मूला है, टू सिंपल. यस, जब जेईई नेट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, राइट, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. और इससे तुमको और एक चीज पता लग गई होगी, दैट इज कैपिटल L इज प्रोपोर्शनल टू
n square, but capital N is proportional to n square, but small n is itself proportional to capital N, तो proportional to n square। अब ये जो रिजल्ट है ये हमको लगने वाला है आने वाले एक टॉपिक में जिसको तुम बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो मैंने अभी से बता दिया कैपिटल L विच इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड is proportional to small n square, where small n is nothing but number of turns per unit length. Number of turns per unit length is proportional to total number of turns. तो ये जो इक्वेशन है ये वहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, तो अभी से बता दिया, नहीं तो वहाँ पे फिर ढूंढते हैं कहाँ से आया ये, यहाँ से आया ये। गुड, ये हो गया आपका इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। कभी कभी इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस, क्योंकि डिपेंड करता है, तुमको अगर एग्जाम में डायरेक्टली एरिया दिया तो ये यूज कर लो, नहीं तो फिर यू कैन राइट डाउन μ0 n स्क्वायर, व्हाट इज एरिया, पाई r स्क्वायर, या फिर डायमीटर दिया होगा तो μ0 n स्क्वायर पाई d स्क्वायर बाय 4, बिकॉज रेडियस इज डायमीटर बाय 2। So that's all you need to know about inductance per unit length. So I'll just repeat the important points how to derive this expression. हमारे पास था एक सोलेनॉइड जिसका लेंथ है स्मॉल l, और मैं यहाँ पे हमेशा लेंथ को स्मॉल l से डिनोट करने वाला हूँ, क्योंकि कैपिटल L हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए रिजर्व करके रखा है। तो ये जो सोलेनॉइड है इसका लेंथ है स्मॉल l, इस पे है वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग्स में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया स्मॉल n। इसमें से हमने करंट पास कर दिया I। हमको ऑलरेडी पता है कि जब करंट पास होगा तो फील्ड जनरेट होगा अलोंग द एक्सिस, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारे के सारे टर्न्स के साथ लिंक्ड है, मतलब ईच टर्न, हर एक टर्न में से देयर इज सम फ्लक्स, हर एक टर्न में से there is some flux linked with it। तो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न को मैंने phi b बोल दिया, तो टोटल फ्लक्स हो गया n phi b। और हमने ऑलरेडी देखा फ्लक्स इज L into I, तो टोटल फ्लक्स n phi b इज Li। सिर्फ अब phi b फाइंड करना है, यहीं पे कर देता हूँ। phi b इज b bar डॉट a bar, मतलब ba cos थीटा, और थीटा इज 0, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ करके होता है। तो तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया एरिया का डायरेक्शन, और यही होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू करंट इन द वाइंडिंग्स। तो थीटा इज 0, क्योंकि थीटा 0 है। सिंस थीटा इज 0 यू हैव cos 0 1। और ये जो b होता है ये होता है μ0 ni, चैप्टर नंबर 10, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, सेकंड एप्लीकेशन। ए Li, I कैंसल हो गया, I और I गया, गुड, ये और ये हो गया कैंसल। स्मॉल n इज कैपिटल N बाई L, तो कैपिटल N इज NL, तो ये हो गया NL, μ0 NA इक्वल टू L। ये L को शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आ गया μ0 n स्क्वायर A। दिस इज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। डन, सिंपल। फिर एरिया को पाई r स्क्वायर लिखो या पाई d स्क्वायर बाय 4 लिखो। डन। अब अगर आपको इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का इक्वेशन पता है, तो नाउ यू आर रेडी टू फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड। तो एक ऐसा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड, ऑफ कोर्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका सीधा कनेक्शन है with what we have learned in the last session। इसके लिए मैंने ये रिवाइज करवाया एनर्जी ऑफ द सर्किट, एंड आई टोल्ड यू एनर्जी ऑफ द सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या था। जिनको अभी भी नहीं याद, तो मैं वन लास्ट टाइम आई विल रिवाइज, क्योंकि वो लगने वाला है, वैसे भी मुझे रिवाइज करवाना ही पड़ेगा। तो ऐसा है एक सोलेनॉइड, हाँ डिफरेंस कहाँ आता है। कल हम लोगों ने एनर्जी ऑफ द सर्किट या एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब डिफाइन किया था, तो हमने सोलेनॉइड वर्ड नहीं मेंशन किया था। हमने बोला एक कॉइल है, कॉइल के अंदर कुछ नहीं है, तो वो सोलेनॉइड है विद एयर कोर, राइट। अब जेई नीट में इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं बता देता हूँ मैं। यू रिमेंबर मैग्नेटिक मटेरियल्स? यस। डू यू रिमेंबर एयर इज डायमेटिक? यस। एंड डू यू रिमेंबर डायमेटिक सब्सटेंस के एटम के पास खुद का डायपोल मोमेंट नहीं होता है?
Yes, because you have even number of electrons. But do you also remember, if you keep those atoms in extramagnetic field, what happens? Each atom has net dipole moment, मतलब the substance gets magnetized in a direction opposite to that of magnetic field. जेई नीट में जब क्वेश्चन आता है ना, तो बोलते हैं एयर कोर सोलेनॉइड, मतलब अंदर कौन है? एयर। अब सोलेनॉइड में से मैं करंट पास करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अलोंग द एक्सिस, उसमें कौन है? एयर है। एयर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो वो दो टॉपिक को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो ये बेसिक चीज याद रखना, जब कोर कुछ नहीं है मतलब एयर है, और अगर एयर है तो जब तुम वाइंडिंग में से करंट पास करोगे, इट गेट्स मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड। एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसा बनता है हम देखेंगे बाद में। अब फिलहाल कल हमने जब एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तो हमने ये नहीं बोला था कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, हमने बोला सम कॉइल इज अ सोलेनॉइड। तो लेट अस से वी हैव अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, रेडियस आर है। So area of cross section is A and the length of the solenoid is L. So consider a solenoid. मैं बताता हूँ कनेक्शन क्या है। I'll tell you what is the connection of this with the last topic. So consider the solenoid with length L and area of cross section A. Area of cross section A. अभी आपको बाकी सारे पैरामीटर्स पता है, ये अज्यूम्ड है। आर इज द रेडियस, स्मॉल डी इज द डायमीटर, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इट इज अज्यूम कि यू ऑलरेडी नो ऑल दिस पैरामीटर्स, तो मैं उसमें अभी वापस नहीं जा रहा हूँ। वी नो दैट, व्हाट डू वी नो? वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो जब इसमें से तुम करंट पास करोगे तो वो करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इस कॉइल का, इस सोलेनॉइड का फ्लक्स खुद के साथ ही लिंक्ड है। तो इसमें खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो खुद में करंट इंड्यूस हुआ, और वो इंड्यूस करंट ओरिजिनल करंट को अपोजिट है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब जो इंड्यूस करंट है वो ओरिजिनल करंट के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी उस अपोजिशन को ओवरकम करके मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुई है। इसका मतलब वर्क वाज डन एंड दैट वर्क वाज स्टोर्ड हियर इटसेल्फ इन द सोलेनॉइड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होता है, बाहर ऑलमोस्ट जीरो होता है। किसने बताया? एम्पियर्स लॉ। रिमेंबर, हमने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए एम्पियर्स लॉ में एक लूप लिया था, है यार? उसमें एक साइड हमने बाहर लिया था। हमने बोला था कि बाहर एट लार्ज डिस्टेंस द फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस कहाँ है? सोलेनॉइड के अंदर। मतलब मैक्सिमम एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है? सोलेनॉइड के अंदर। तो ऐसा कनेक्शन होता है उस चैप्टर का इसके साथ। तो वी नो दैट द एनर्जी stored in the magnetic field is given by, what was energy stored? अभी आज देखा था, half Li square, where L is self inductance and I is the current, where L is self inductance and I is the current through the solenoid, of course, current through the winding of solenoid. Equation number 1. हमको फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस रीजन में, इस सोलेनॉइड के अंदर पूरा एनर्जी स्टोर हो गया। हमको सिर्फ देखना है यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल एनर्जी को किससे डिवाइड करेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड से। सो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सोलेनॉइड इज, और एनर्जी डेंसिटी को हमेशा स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू, बिकॉज कैपिटल यू इज फॉर द टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम।
तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी. अच्छा, बाय द वे, बिफोर आई गो अहेड, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ दिस? जूल पर मीटर क्यूब. एनर्जी इज इन जूल, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब. जूल पर मीटर क्यूब. तो एनर्जी डेंसिटी इज, what is the energy stored in magnetic field? Half Li square upon volume. What is volume of solenoid? Length into area. क्योंकि it is a cylinder, इसलिए मैंने पहले से ही ये बता दिया था, area is A, length is L. But चलो इसको कुछ इक्वेशन नंबर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2. But we have just seen that what is capital L by small l, अभी देखा था, mu 0 n square A, and therefore energy density is half mu 0 n square A I by A, I square by A. A और A हो गया कैंसल. अब मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ mu 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ. तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या आया? हाफ mu 0 n स्क्वायर I स्क्वायर. सही है. सिर्फ क्या करेंगे, एक mu 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे. व्हाट इज mu 0 n I? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. तो ये B है, B, राइट? बट वी नो दैट mu 0 n I is B and therefore energy density is 1/2 mu 0 B square. हो गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला रेडी. तो जब तुम इसको कैपेसिटेंस के साथ कंपेयर करोगे, कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है. मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ फॉर यू सो दैट यू कैन ऑल्सो रिफर. तो मैं दोनों केस को कंपेयर करता हूँ. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड बाय द वे जो भी हम लोग सीख रहे हैं अब, ये सब मैग्नेटोस्टैटिक्स में आता है. या फिर जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वैसे यहाँ पे मैग्नेटोडायनामिक्स नाम का भी टॉपिक बनता है. तो एनीवेज, गुड. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं. कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है. यहाँ पे हम लोग इंडक्टर की बात करते हैं. इंडक्टर मतलब कॉइल, कैपेसिटर मतलब दो प्लेट्स. इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है. वहां पे एनर्जी stored is in the form of electrostatic energy which is half CV square. यहाँ पे एनर्जी is stored in magnetic field which is half Li square, राइट? इसके 3 वेरिएशन बनते हैं, इसके भी 3 वेरिएशन बनते हैं. याद है क्या? भूल गए? Q square by 2C, half QV. तो अभी इसको वैसे रखता हूँ, let it be. यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी is if you remember 1/2 epsilon 0 E square, और यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी is 1/2 mu 0 into B square. Done. गुड. हो गया? डन. तो अभी हमारा अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस पता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने आप ही पता है, और मैंने वो कल ही कवर कर लिया था while I was teaching you self inductance. How did you define self inductance या self induction? हमने कल ऐसा बोला था, whenever the current in a coil is changing, the flux linked with the coil also changes. बराबर? And hence an EMF is induced in the same coil, and this EMF is said to be self-induced EMF. यहाँ पे whenever the current in one coil changes, the flux linked with the neighboring coil also changes. क्योंकि दो कॉइल तुमने साइड बाय साइड रखे, उसमें से एक कॉइल में तुमने करंट चेंज किया. जिस कॉइल में करंट चेंज हुआ उसका फ्लक्स खुद के साथ तो लिंक्ड है, लेकिन नेबरिंग कॉइल के साथ भी लिंक्ड है, और नेबरिंग कॉइल में हमने कोई करंट पास नहीं किया. तो यहाँ पे इन दिस केस करंट इन वन कॉइल इज चेंजिंग, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज आल्सो चेंजिंग, बट द फ्लक्स ऑफ दैट कॉइल इज आल्सो लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल. तो फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल इज आल्सो चेंजिंग. तो नेबरिंग कॉइल में भी क्या इंड्यूस हो गया? EMF. उसको क्या बोलते हो? म्यूचुअल इंडक्शन. सो द फेनोमेना ऑफ production of
the phenomena of production of induced EMF in one coil due to change in the current in the neighboring coil, due to change in the current in the neighboring coil, is known as mutual induction, पक्का पक्का सिंपल. The phenomena of production of induced EMF in one coil but due to change in the current in the neighboring coil. तो जिस coil में EMF induce हुआ उसमें current change ही नहीं हुआ, साइड वाले neighboring coil में change हुआ. This phenomena is called as mutual induction. Now we know that what you know. अब थोड़ा सा यहाँ पे चलो, इससे पहले we know that बोलने से पहले एक काम करते हैं, दो coil ले ही लेते हैं. We have a coil here and we have another coil here. इसमें से एक कॉइल को, याद है क्या ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, मैंने बोला था कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हमने वहां पे फैराडे के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में सीखा था, उसके ऑब्जर्वेशन से देखे थे, और फैराडे ने दो कॉइल यूज किए थे. उसमें से एक कॉइल को उसने बैटरी, रियोस्टैट और एक की लगाया था. मैं यहाँ पे रियोस्टैट दिखा नहीं रहा बिकॉज वी डोंट नीड इट हियर. और जिसको उसने बैटरी और की कनेक्ट किया था वो क्या है, प्राइमरी कॉइल. और जो दूसरा कॉइल है उसको सिर्फ क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर, ये सेकेंडरी कॉइल. इसी डायग्राम को 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो तुमको तुम्हारा टेक्स्ट बुक और नोट्स का डायग्राम मिल जाएगा. एनीवेज, तो यू हैव टू कॉइल्स. सो रिमेंबर, वन ऑफ द कॉइल्स इज connected with battery and a key, of course in series, is connected in series with a battery and a key. This coil is known as primary coil, and the other coil and a galvanometer is connected across, and a galvanometer is connected to the other coil, which is known as secondary coil, आप करंट किस में चेंज करोगे? इफ द करंट इन द प्राइमरी इज चेंज्ड, द फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी चेंजेस. क्यों? बिकॉज दे आर नेबरिंग, दे आर क्लोज. तो जब तुम दो कॉइल को आसपास में रखते हो, तुमने अगर पहले में करंट चेंज किया तो पहले का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, लेकिन पहले का मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के साथ लिंक था. किसका लिंक था? सेकेंडरी के साथ. किसका लिंक था? सेकेंडरी के साथ. बराबर. तो फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी चेंजेस, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी. तो रिमेंबर, if current in the primary, by the way, अभी इसके आगे से नोटेशन चेंज होंगे और ट्रांसफार्मर के लिए बेसिक बनने वाला है, तो नोटेशन को तो अच्छे समझ ही लो, और रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. और क्या रटना है, इट इज टू सिंपल. इफ करंट इन द प्राइमरी मतलब आईपी, तो इसके आगे से आईपी इज करंट इन द प्राइमरी, आईएस इज करंट इन द सेकेंडरी. EP is the EMF of the primary and ES is the EMF of the secondary. मैं जानबूझ के S और P वर्ड यूज करने वाला हूँ. तो the current, if the current in the primary IP changes, then what? Flux in the secondary मतलब phi S also changes. We know that. जब तुमने सेल्फ इंडक्टेंस देखा था क्या हमने? अभी भी देखा, आज भी रिवाइज किया. सेल्फ इंडक्टेंस में क्या लिखा था तुमने? फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई.
यहाँ पे लिखोगे फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वहां पे एक ही कॉइल था तो हमको ये एस और पी लिखने की जरूरत नहीं थी। उसी कॉइल में करंट है, उसी का फ्लक्स उसी के साथ लिंक्ड है, तो फ्लक्स इन द सेम कॉइल वाज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सेम कॉइल। यहाँ पे फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी। ऐसा क्यों होगा? जैसे जैसे मैं प्राइमरी में करंट बढ़ाऊंगा तो प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, और जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी के बढ़ेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स सेकेंडरी में भी बढ़ेगा। तो रिमेंबर यहाँ पे फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी। फिर तुम क्या करते हो, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो और उसके बाद एक कांस्टेंट लिखते हो। वहां पे L लिखा था, यहाँ पे क्या लिखोगे, M लिखोगे। where M is constant of proportionality known as mutual inductance, where M is constant of proportionality known as what? Mutual inductance or coefficient of mutual induction. गुड। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने फाइंड किया था व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंडक्टेंस में फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एल आई। फिर आप बोलते हो देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाय डी टी। यहाँ पे भी वैसा है देयरफॉर, लेकिन यहाँ पे तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सेकेंडरी में। किसमें? सेकेंडरी। देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज गिवन बाय ES equal to minus d phi s by dt, Lenz's law. And what is phi s? What is phi s? अरे अभी तो लिखा, what is phi s? M into IP, लेकिन M तो वैसे भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो तो गया बाहर, तो DIP by dt। तो therefore M equals to minus E upon DIP by dt। अगर मैं मॉड लेता हूँ, मॉड if I take mod, तो mod of E upon mod of DIP by dt। अब using this formula you can define what is mutual inductance या फिर coefficient of mutual induction। It is a ratio of EMF induced in a coil to that of rate of change of current in the neighboring coil। मैं जानबूझ के प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं किया। I could have told you it is the ratio of EMF induced in the secondary coil to that of rate of change of current in the primary coil। बराबर, करेक्ट, गुड। क्योंकि हमने प्राइमरी क्या सेकेंडरी का डिफाइन करके रखा है। कभी कभी आपको दो कॉइल देंगे और दोनों में बैटरी लगा देंगे, फिर बोलेंगे मैंने पहले दूसरे कॉइल में करंट चेंज किया। तो पहले कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, पहले में चेंज किया तो दूसरे में म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। इसलिए टू कीप समथिंग जनरल, मैं यहाँ पे डेफिनेशन में बोल नहीं रहा हूँ कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, किसी में तो हुआ इन वन कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल या फिर अदर कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और coefficient of mutual induction is defined as the ratio of किसका रेशियो है? EMF induced in one coil to that of rate of change of current in the
अदर कॉइल या फिर इन द नेबरिंग कॉइल, इन द अदर कॉइल। और बाय द वे, क्योंकि ये गड़बड़ मत करो, यहाँ से सब दिखता है, इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आई एम नोटिसिंग हु इज स्पीकिंग, हु इज डूइंग व्हाट, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्लास डिजाइन करते वक्त ही मैंने सारा एकॉस्टिक्स, ऑप्टिक्स सब कुछ देख के किया है। यू विल एवर नॉट रियलाइज कि मुझे सब पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं अभी किसी क्वेश्चन पूछ लूंगा, मुझे पता है कोई आंसर नहीं देगा मेरे को, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट और टॉन्ट समवन। आई विल डू माय ड्यूटी, यू डू योर ओन ड्यूटी। क्योंकि ये और सेल्फ इंडक्टेंस ये सेम टाइप के क्वांटिटी है, तो ऐसा यूनिट भी क्या होगा, सेम। तो ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आल्सो हेनरी, करेक्ट, एंड डायमेंशन वाइज आल्सो सेम। डू यू रिमेंबर डायमेंशंस? हाँ बताओ। M1 L2 T-2 I-2। तो आई विल नॉट रिपीट दैट क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कवर किया। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में सिर्फ डिफरेंस इतना है, सेल्फ इंडक्टेंस में कॉइल में करंट चेंज हुआ और उसी कॉइल में EMF इंड्यूस हुआ, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक कॉइल में करंट चेंज हुआ, दूसरे में EMF इंड्यूस हुआ, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। गुड। तो वंस यू नो दिस, अब हमको डिफाइन करना है समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू सर्किट्स, है ना अगला टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू सर्किट्स ऑफ टू कॉइल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं कैपिटल K से। नाउ व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? मैंने अभी आपको बताया म्यूचुअल इंडक्टेंस जब हम देख रहे थे, एक का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक्ड है, मतलब प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है। तो प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है वो मेजर करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। सो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज द मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ फ्लक्स ऑफ वन कॉइल। वापस से मैं जनरलाइज कर रहा हूं, आई कुड हैव सेड ऑफ द प्राइमरी कॉइल लिंक्ड विद द सेकेंडरी, मैं बोल सकता हूँ, बट आई विल बेटर मेक इट जनरल स्टेटमेंट। It is the measure of the portion of flux of one coil which is linked with the other coil. तो एक कॉइल का कितना फ्लक्स नेबरिंग के साथ लिंक्ड है उसको बोलते हो तुम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो इट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग is the measure of portion of flux of one coil। यहाँ पे वन मतलब प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है, प्राइमरी कॉइल, वन कॉइल दैट इज प्राइमरी, वन कॉइल प्राइमरी which is linked with the other coil, which is linked with the other coil मतलब सेकेंडरी। तो प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। पक्का पक्का, गुड। अब इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे, पर लेकिन तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यू हैव टू नो, यू मस्ट नो EMF इंड्यूस्ड। अच्छा एक काम करता हूं, लेट थोड़ा सा मेरा काम आसान करने के लिए जो प्राइमरी कॉइल है ना इसको मैं बोल देता हूँ कॉइल नंबर 1, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसको मैं बोल दूंगा कॉइल नंबर 2। मतलब मैं सिर्फ सफिक्स 1 और 2 यूज करने वाला हूँ। तो EMF इंड्यूस किस में हुआ? सेकेंडरी में हुआ। और किसकी वजह से हुआ? प्राइमरी के फ्लक्स की वजह से हुआ। तो E21, so where E21 is the EMF induced in second coil, मतलब in secondary coil, in second coil due to flux of first, मतलब due to flux of first coil। गुड। तो आई वुड वांट टू नो ये जो E21 है ये किस पे डिपेंड करेगा?
व्हाट इज फैराडेज सेकंड लॉ, लेंज लॉ? E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मतलब बेसिकली फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, मतलब फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, पक्का? तो ईएमएफ सेकेंडरी में कितना इंड्यूस हुआ ड्यू टू फर्स्ट कॉइल डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, हाँ कि ना? अरे तुम खुद तो बोले डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी मतलब क्या? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब एक सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज है, मतलब फ्लक्स पे तो डिपेंड करता ही है ना, तो फ्लक्स पे डिपेंड करता है। कौन सा फ्लक्स पे डिपेंड करता है? सेकेंडरी के फ्लक्स पे डिपेंड करता है, हाँ कि ना? यस, बराबर। तो सेकेंडरी के फ्लक्स पे तो डिपेंड करता है, लेकिन सेकेंडरी का फ्लक्स कहां से आया? कहां से आया? सेकेंडरी का खुद का फ्लक्स था क्या? नहीं, तो कहां से आया? प्राइमरी से, तो प्राइमरी से। तो लेट अस से phi 1 is the flux generated by primary first coil, और वो किसके साथ लिंक्ड है? सेकंड। इस पे तो डिपेंड करेगा ही, मतलब पहले कॉइल ने कितना फ्लक्स जनरेट किया उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर सेकेंडरी में एक ही टर्न होता, सिंगल टर्न, तो हाउ मच इज द फ्लक्स लिंक्ड? phi 1। अगर दो होते तो 2 टाइम्स ऑफ phi 1, 3 होते तो 4 होते तो 4 टाइम्स, n होते तो, हाँ, तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी पे तो डिपेंड करने वाला है ना वो, n2 phi 1 है क्या ऐसा इक्वेशन? देखो, अरे इट हैज टू बी देयर, यू हैव टू ऑलवेज थिंक, इमेजिन, हाँ, ऑलवेज इमेजिन। थोड़ा सा सिर्फ मैंने टेक्स्ट बुक का या मेरे नोट का सीक्वेंस क्या चेंज किया, तुम तो एकदम कंफ्यूज हो गए। चलो मैं तुमको अपना नोट्स का सीक्वेंस बताता हूँ, नोट्स का, कोई बात नहीं, नोट्स का सीक्वेंस। ये इक्वेशन से डू यू सी, हमको वैसे क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। लॉजिकली बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कौन से टॉपिक पे एप्लीकेबल है? सेल्फ इंडक्टेंस की म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल, क्योंकि सेल्फ में तो था ही एक कॉइल, तो किसके साथ कपलिंग का क्वेश्चन ही नहीं आया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में ईएमएफ इंड्यूस होता है एक कॉइल में, लेकिन करंट चेंज होता है दूसरे कॉइल में। और हमने वहां से देखा, क्या देखा? कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू M is proportional to E, proportional to E, तो M is proportional to E, लेकिन कौन सा E? E21. What is E21? EMF induced in second coil due to flux of first coil. Equation 1. ठीक, सिर्फ मैंने पहला स्टेप लिखा नहीं, I thought you are aware of what we are talking about. Anyways, लेकिन ये E21 खुद किस पे डिपेंड करेगा? Flux generated by the first coil, which is phi 1, and number of turns in the secondary. पक्का पक्का, sure. Equation 2, पक्का। But flux of the first itself is proportional to n1. अब क्यों ऐसा? मेरे पास अगर एक ही टर्न है, उसमें करंट पास हो रहा है, बराबर, और वो करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना? वो तो हमने देखा ना, B इज म्यू 0 Ni, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट पे करता है क्या? हाँ, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है ना। एक सिंगल टर्न है अगर प्राइमरी में, तो कम फील्ड जनरेट हुआ, तो फ्लक्स भी कम है। अगर मैंने 2 टर्न डाल दिए प्राइमरी कॉइल में, तो करंट कितनी बार घुमा? 2 बार, तो फ्लक्स ज्यादा जनरेट होगा, कम हुआ? ज्यादा होगा। और अगर 3 टर्न डाल दिए तो और भी ज्यादा होगा। मतलब जो प्राइमरी कॉइल फ्लक्स जनरेट कर रहा है, फर्स्ट कॉइल जो फ्लक्स जनरेट कर रहा है, वो खुद किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स। इज दैट क्लियर? गुड। इक्वेशन नंबर 3, देयरफॉर व्हाट कैन यू टेल मी फ्रॉम 2 and 3? व्हाट कैन यू टेल मी फ्रॉम 2 and 3? A21 is proportional to N2 phi 1, लेकिन phi 1 is proportional to N1, हाँ कि ना? Yes. Equation number 4. What can you tell me from 1 and 4? Therefore, from equation number 1 and 4, mutual inductance M is proportional to E21, but E21 is proportional to N2 N1. Equation number 5. पक्का पक्का। बट अभी आज हमने क्या देखा? सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू
number of turns in that coil. आज ही मैंने बताया. So therefore root L is proportional to N. Equation number 6. Therefore M is proportional to N2, लेकिन N2 is proportional to L2 and N1 is proportional to L1. तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं. Yes. अब इसके आगे का जानबूझ के मैंने वहां पे प्रिंट नहीं किया नोट्स में. जब तुम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या लिखोगे? कांस्टेंट. और वो जो कांस्टेंट होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. पक्का? गुड. श्योर. तो ये आ गया आपका K. तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? इट इज द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन रूट ऑफ L1 इंटू L2. पक्का? गुड. अब मुझे बताओ डायमेंशंस क्या आएंगे? कुछ नहीं आएंगे. क्यों? म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी में, नीचे सेल्फ इंडक्टेंस इनटू सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी स्क्वायर का रूट हेनरी गया, तो इट इज जस्ट अ नंबर. पक्का? श्योर. गुड. अब K की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है, पहले कॉइल का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है. अगर K की वैल्यू 1 है हम बोलते हैं परफेक्टली कपल्ड. परफेक्टली कपल्ड का मतलब होता है प्राइमरी का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ भी लिंक्ड है. वो कब होता है वो आगे सीखोगे अब ट्रांसफॉर्मर्स में. अगर K की वैल्यू 0.5 से बड़ी है लेकिन 1 से कम है, 0.5 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, इसको बोलते हो टाइटली कपल्ड. टाइटली कपल्ड. और अगर K की वैल्यू 0.5 से भी कम है, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.5, इट इज सेड टू बी लूजली कपल्ड. तो इट इज लूजली कपल्ड. सिंपल. पक्का. श्योर. गुड. 100%. मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल टॉपिक है. ट्रांसफार्मर को 15 मिनट भी नहीं लगते, तो वी विल बी डन बाय टुडे. It's just a matter of 10 to 15 minutes. Remember, why do you want to define coefficient of coupling? Because you want to know how much flux of one coil, यहाँ पे one coil मतलब primary, is linked with the secondary. पहले coil ने जितना flux generate किया उसका कितना portion secondary के साथ linked है. क्यों चाहिए? क्योंकि secondary में कितना induction हो रहा है, कितना EMF इंड्यूस हो रहा है, ये प्राइमरी का कितना फ्लक्स लिंक्ड है उस पर डिपेंड करता है. पक्का? गुड. तो एज अ मेजर ऑफ हाउ मच पोर्शन ऑफ फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज लिंक्ड विद सेकेंडरी, वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. अब इसका हमको चाहिए फॉर्मूला. एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज जस्ट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. वो कहाँ से आता है? वी हैव सीन दैट. व्हाट हैव वी सीन? म्यूचुअल इंडक्टेंस M is directly proportional to E21, where E21 is EMF induced in secondary due to the flux of primary. बट हमको ये पता है कि ये जो E21 है सेकेंडरी कॉइल में कितना EMF इंड्यूस हुआ, ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है. प्राइमरी का फ्लक्स कितना था, सेकेंडरी में टर्न्स कितने थे. अगर प्राइमरी ने बहुत ज्यादा फ्लक्स जनरेट कर दिया लेकिन सेकेंडरी में टर्न्स ही कम है, तो डेफिनेटली लेस EMF विल बी इंड्यूस्ड. और ये जो phi1 है, हाउ मच फ्लक्स प्राइमरी इज जनरेटिंग, डेफिनेटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. तो देयरफॉर E21 is proportional to N2 into N1, and therefore mutual inductance depends on the product of N2 into N1. बट हमने आज ही देखा जब हम लोग हम जब इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड का इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. इसका मतलब n इज प्रोपोर्शनल टू रूट L. इक्वेशन 6. Therefore m is proportional to root of L1 into root of L2, and therefore m equals to some constant K which is called as coefficient of coupling into root of L1 into L2. अब ये जो K है coefficient of coupling,
इसकी अगर वैल्यू 1 हुई तो वी से दैट द टू कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड, मतलब पहले कॉइल ने, प्राइमरी ने जितना भी फ्लक्स जनरेट किया पूरा का पूरा 100% इज लिंक्ड विद सेकेंडरी, जो नॉर्मली होता नहीं है। क्यों नहीं होता वो देखेंगे ट्रांसफार्मर में, राइट। नंबर 2, इफ k की वैल्यू इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0.5 द टू कॉइल्स आर सेड टू बी टाइटली कपल्ड, मतलब प्राइमरी का 50% से ज्यादा सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है। If k value is less than 0.5, then we say that the two coils are loosely coupled. मतलब less than 50% of the flux of the primary is linked with secondary. Done. So that is all about coefficient of coupling. So we'll move to the last topic of this chapter, which is basically transformer. Transformers. अब सबसे पहले तो I would start with a basic question. Do you know anything about transformer? Anything? It is used to increase or decrease the voltage. Yes. Why? Why do you want to increase or decrease the voltage? ऐसा है, you live in India, of course you should know, ये जो तुम सप्लाई आता है तुम्हारे घर में, पहले तो ये बताओ तुम्हारे घर में AC सप्लाई आता है कि DC आता है? It is AC. It is never DC. उसका रीजन है, वो रीजन तुमको AC सर्किट जब स्टार्ट करूंगा तब पहले दिन ही बताऊंगा मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC एंड व्हाई हमारे घर में या किसी भी कंट्री में इस एटलीस्ट ऑन अर्थ AC ही सप्लाई होता है। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि AC में ना अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, मतलब पोलैरिटी चेंज होता रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। हमारे कंट्री में 50 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी से आता है और हमारे कंट्री में 230 वोल्ट का सप्लाई है, 230 वोल्ट, किसी किसी कंट्री में 150 वोल्ट का भी है। इसलिए जब तुम यूएस से कुछ लेके आते हो, पहले बहुत था अभी इतना नहीं है, लैपटॉप मंगाना है यूएस से मंगाओ, सस्ता मिलता है, तो तुम यूएस से मंगाते हो तो वहाँ पे वोल्टेज सप्लाई अलग है, तो तुमको एक्सटर्नल एक और डिवाइस लगाना पड़ता था टू कन्वर्ट द वोल्टेजेस। तुम्हारे यहाँ पर 230 है, उन्होंने डिजाइन किया 150 के हिसाब से, सर्किट जल जाएगा, खत्म हो गया, मदरबोर्ड गॉन गए, पैसे बचाने के चक्कर में नुकसान करके बैठ गए। गुड, अभी वो दिक्कत नहीं होती, आई टेल यू व्हाई। वैसे बाय द वे, जो मोबाइल फोन के चार्जर तुम लगाते हो, व्हाट इज द वोल्टेज एट विच दिस चार्जर्स वर्क? मोर और लेस 100 वोल्ट। लैपटॉप चार्जर्स मोर और लेस द सेम। एंड बाय द वे, सारे डिवाइसेस जो भी तुम डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, मोस्ट ऑफ देम, मोर देन 95% ऑफ देम वर्क ऑन अ प्योर डीसी सप्लाई। डीसी आता क्या है? एसी। तो एसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीसी में। तो यू डू दैट कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज रेक्टिफायर सर्किट्स, जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर नाम के चैप्टर का पहला टॉपिक बनेगा। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स से शायद तुमको पता होगा, अगर है तो किसी का, वो हम देखेंगे। नंबर 2, सप्लाई 230 वोल्ट का है। ऑलमोस्ट ऑल द डिवाइसेस दैट यू यूज दे वर्क ऑन वोल्टेजेस लोअर देन 230 वोल्ट। तो हमको स्टेप डाउन करना है, वोल्टेज को कम करना है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, जैसे चक्की गिरनी, इट नीड्स लार्ज वोल्टेजेस, तो वहां पे तुमको स्टेप अप करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, किसका? एसी का, एसी वोल्टेज का, दैट इज डन विद अ डिवाइस विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस। मैं वही 5 स्टेप का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ जो तुमको मैं हमेशा बताता हूँ, थ्योरी है, टेंशन लेना नहीं। डायग्राम, इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड डेरिवेशन एंड यूजेस। तो सबसे पहले आई विल इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट। इट इज अ डिवाइस, it is a device, instrument, whatever it is, which is used to do what? क्या करते हो इससे? क्या करते हो? अभी तो बताया, to increase or decrease AC voltage, which is used to increase or decrease AC voltage. उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन। वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल थिंग।
तो इसके कंस्ट्रक्शन में बेसिकली वी यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर। अभी वो सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं वही बताता हूं मैं। तो यू हैव अ फ्रेम मोस्टली इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर which is made up of a material called as soft iron। सॉफ्ट आयन, अभी सॉफ्ट आयन का कुछ प्रॉपर्टी है जो यूजफुल है, वो क्या यूजफुल है बताता हूं मैं। तो दिस इज अ सॉफ्ट आयन कोर, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयन कोर। अब ये जो सॉफ्ट आयन कोर है, इसके दो आर्म्स पे तुम वाइंडिंग करते हो। एक को बोलते हो प्राइमरी वाइंडिंग और एक को बोलते हो सेकेंडरी वाइंडिंग। अब मैं जानबूझ के सेकेंडरी में थोड़े से नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखाने वाला हूं, और मैं कंस्ट्रक्शन का एक भी वर्ड लिखने नहीं वाला हूं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर। अब वो सॉफ्ट आयरन कोर क्यों है बताता हूं मैं। ऑन वन आर्म ऑफ विच यू हैव वाइंडिंग्स, राइट, एंड ऑन द अदर यू अगेन हैव वाइंडिंग्स। इसमें से एक वाइंडिंग्स को हम इनपुट देने वाले हैं। इनपुट क्योंकि तुम कोई भी डिवाइस लगाओगे तो तुम्हारे घर में जो सप्लाई आ रहा है वो इनपुट जाएगा, राइट। और मैंने अभी बोला कहाँ यूज करते हो, वोल्टेज कम या ज़्यादा करने में। तो जो तुम इनपुट दे रहे हो नॉर्मली वो 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज का इनपुट है, और जिसको तुम इनपुट देते हो या इसको इनपुट कॉइल बोलते हैं, और इसी इनपुट कॉइल को प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे तुमने दे दिया इनपुट, इसको बोलते हो प्राइमरी कॉइल। पक्का? गुड। और रिमेंबर करंट तुम प्राइमरी में चेंज करने वाले हो, मतलब फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी। अब प्राइमरी का फ्लक्स किसके साथ लिंक करना है, सेकेंडरी, क्योंकि तुमको ईएमएफ किसमें इंड्यूस करना है, सेकेंडरी, यूजिंग विच कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल इंडक्शन। अब वो करने के लिए मतलब प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लिंक करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रास्ता देना पड़ेगा, और वो जो रास्ता है वो सॉफ्ट आयरन कोर प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट आयरन कोर में मिनिमम लीकेज होता है फ्लक्स का। लीकेज पता, लीकेज बीच में लास्ट ईयर यहाँ से पानी नीचे आ रहा था, लीकेज। अब जैसे प्राइमरी ने जो फ्लक्स जनरेट किया, तो प्राइमरी का फ्लक्स ऐसा होगा ना, वो तो बाहर भी जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग कपलिंग करना है, टाइटली कपल करना है। मतलब प्राइमरी का मैक्सिमम फ्लक्स किस तरह लिंक करना है, सेकेंडरी के साथ। इसलिए हमने यूज किया सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, सॉफ्ट आयरन कोर मेक श्योर दैट द मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी। तो कोई भी मटेरियल यूज कर दो ऐसा नहीं चलता। यू हैव टू ऑलवेज थिंक which is a material which can basically tightly couple the two windings. So soft iron core is a material जिस केस में मिनिमम लीकेज फ्लक्स है। गुड, पक्का। जिस कॉइल को तुमने इनपुट दिया वो कौन है, प्राइमरी कॉइल है, और जहां से तुमने आउटपुट लिया वो कौन है, वो सेकेंडरी कॉइल है। So it consists of a soft iron core। इस सॉफ्ट आयरन कोर के दो आर्म्स पे there are windings on the two arms of this soft iron core. To one of the windings we give input, that is called as primary coil or input coil, and we take the output from the other coil which is called as output coil or secondary coil. तो इनपुट कहाँ दे रहे हो, प्राइमरी पे, आउटपुट कहाँ दे रहे हो, सेकेंडरी से। तो जो आईपी है वो इनपुट करंट है, और जो ईपी है वो इनपुट ईएमएफ है। जो आईएस है वो आउटपुट करंट है, और जो ईएस है वो आउटपुट ईएमएफ है, राइट। और मैंने जानबूझ के यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न सेम नहीं दिखाए, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम नहीं है। तो लेट यू नो व्हाट इज आईपी, it is current in the primary which is called as input current। so input current भी बोल सकते हो या current in the primary भी बोल सकते हो। and then you have EP which is basically EMF of the primary,
then you have is, then you have es, then you have np, which is the number of turns in the primary, you have ns, which is number of turns in the secondary. Okay, good, श्योर 100%. अब जब प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो दो कॉइल्स में EMF इंड्यूस होगा. सो व्हेन करंट इन द प्राइमरी चेंजेस, उससे पहले एक पैरामीटर और मैं डाल देता हूं यहाँ पे जो हमको लगने वाला है. लेट फाई इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ बोथ द कॉइल्स. तो मैं सिर्फ डेरिवेशन को सिंपल करने के लिए ऐसा बोल देता हूं, चाहे वो प्राइमरी कॉइल हो, चाहे वो सेकेंडरी कॉइल हो, वो चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, हर एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, 5. तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कितना है NP5 और सेकेंडरी के साथ NS5. गुड. तो रिमेंबर NP is basically total flux 5P. Total flux linked with the primary will be NP5 and total flux linked with the secondary will be NS5. तो ये पैरामीटर्स अच्छे से पता होने चाहिए. ट्रांसफार्मर में एक हमारे पास सॉफ्ट आयन कोर होता है, उसके दो आर्म पे वाइंडिंग होते हैं. एक वाइंडिंग को तुम प्राइमरी कॉइल बोलते हो, एक को तुम सेकेंडरी बोलते हो. प्राइमरी को तुम इनपुट देते हो इसलिए इनपुट कॉइल है, सेकेंडरी को से तुम आउटपुट निकालते हो इसलिए आउटपुट कॉइल है. पक्का. हर एक टर्न के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है उसको मैंने बोल दिया फाई. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी को बोल दिया NP. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी को बोल दिया NS. तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी इज NP5 एंड विद द सेकेंडरी इज NS5. याद रहेगा? श्योर. गुड. अब जब मैं प्राइमरी में करंट चेंज करूंगा तो प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा, और वो प्राइमरी का फ्लक्स खुद के साथ तो लिंक्ड है ही, लेकिन किसके साथ लिंक्ड है, सेकेंडरी में. तो प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन होगा, सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन होगा. दोनों में इंडक्शन होगा तो दोनों में EMF इंड्यूस होगा. सो व्हेन करंट इन प्राइमरी इज चेंज्ड, व्हेन करंट इन द प्राइमरी चेंजेस, flux linked with both primary and secondary changes, and hence an EMF is induced in both the coils. In both the coils. Which is given by, you know what is induced EMF? minus d phi by dt. तो प्राइमरी के लिए EP इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt. तो ये जो मैंने EP लिखा, जिसको मैंने EMF ऑफ द प्राइमरी बोल रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली इंड्यूस EMF ऑफ द प्राइमरी. और ES जो लिख रहा हूँ वो क्या है, इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी. तो ES विल बी माइनस डी फाई एस बाई डी टी. तो EP इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ 5P, लेकिन 5P क्या था, NP5. और ये जो ES है, ES ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी डी टी NS5. NP हो या NS हो, ये कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है. एक बार तुमने ट्रांसफार्मर बना लिया तो बना लिया, तुम नंबर ऑफ टर्न्स नहीं चेंज करते हो फिर, तो कांस्टेंट आ गया बाहर. बराबर. गुड. तो आपको मिल गया दो इक्वेशंस. अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड दीज टू इक्वेशंस. तो इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 by 2 और 2 by 1, डज नॉट मैटर रियली. तो यू हैव EP by ES इक्वल्स टू माइनस NP d phi by dt माइनस NS d phi by dt. तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया कैंसल. तो तुमको मिल गया EP by ES विच इज NP by NS. इसको बोलते हो तुम ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन. तो इक्वेशन 3 इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर.
इक्वेशन 3 इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और ये जो इक्वेशन 3 का जो राइट हैंड साइड है इसको बोलते हैं टर्न्स रेशो या टर्न रेशो। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 3, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 is known as turn ratio, is known as turn ratio। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? गुड। तो हर एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक वाज 5, तो टोटल फ्लक्स लिंक विद प्राइमरी वाज NP5 विद सेकेंडरी वाज NS5। जब प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा, वो दोनों के साथ देंगे तो दोनों में EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस इज -d5/dt। वहां से मिल गया EP इक्वल टू -d5p/dt और ES इक्वल टू -d5s/dt। श्योर श्योर। लेकिन 5p था, NP बाहर आ गया तो EP आ गया -NPd5/dt, ES आ गया -NSd5/dt, डिवाइड कर दिया EP/ES इक्वल्स टू NP/NS, and this is called as equation of transformer, and the right hand side of the equation is known as turn ratio, right? turns ratio, turn ratio doesn't matter really। अब अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है तो पता होना चाहिए व्हाट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। कोई भी फिजिक्स के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब तुम आइडियल की बात करते हो ना, इवन फॉर हीट इंजन्स, efficiency is 1, but what is efficiency? वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। इन शॉर्ट, वर्क आउटपुट, वर्क छोड़ दो, हीट इनपुट हीट छोड़ दो, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर एफिशिएंसी 1 बोलते हैं मतलब आउटपुट इक्वल टू इनपुट। मैं इसलिए बोलता हूँ हर एक टॉपिक पे ध्यान दो। मैंने तभी तुमको बोला था एफिशिएंसी ये अलग अलग नाम से अलग अलग चैप्टर में अपीयर होगा। गुड, सेमीकंडक्टर में भी आएगा। तो रिमेंबर, अगर मैं बोल रहा हूँ एफिशिएंसी 1 हीट इंजन में, तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट, उसको बोलते हो आइडियल हीट इंजन। अगर याद होगा तो आइडियल हीट इंजन इज इंजन जिसमें वर्क आउटपुट इक्वल टू हीट इनपुट, जितना मैंने एनर्जी दिया, हीट दिया, पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे भी अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर यू हैव इनपुट इक्वल टू आउटपुट। लेकिन इनपुट तुम क्या देते हो और आउटपुट में क्या लेते हो? पावर। तो यू हैव पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। व्हाट इज पावर? वोल्टेज इनटू करंट, मतलब EI, लेकिन इधर EPIP, और ये क्या हो जाएगा? ESIS। तो तुमको मिल जाएगा यहाँ से EP/ES इक्वल्स टू IS/IP। इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम 3 and 4, therefore फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 मैंने स्पीड स्लो डाउन किया। इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं तो अभी तक खत्म हो जाता। EP/ES इज NP/NS, लेकिन EP/ES इज ऑल्सो IS/IP। तो क्या लिखेंगे? NP/NS, ठीक है। NP/NS इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? IS/IP। पक्का? गुड। अभी इस इक्वेशन पे ध्यान देना, ये काम का इक्वेशन है हमारे। अब बेस्ड ऑन दिस रेशो हम ट्रांसफार्मर को दो टाइप से डिफाइन करते हैं। तो वो आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में। एक है स्टेप अप, एक है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा है, मतलब इनपुट पे ज़्यादा है, मतलब प्राइमरी पे ज़्यादा है, और आउटपुट मतलब सेकेंडरी पे कम है। जो मोस्ट ऑफ द डिवाइस तुम यूज़ करते हो उसमें इनबिल्ट ट्रांसफार्मर होते हैं, तुम अलग से नहीं लगाते। लगाने जाओगे तो तुम परेशान हो जाओगे। कोई 60 वोल्ट पे काम कर रहा है, कोई 100 वोल्ट पे कर रहा है, तो क्या मैं हर बार चेक करूंगा मेरा डिवाइस 60 वोल्ट का है क्या? तो फिर मैं वहाँ पे वैसा ट्रांसफार्मर लगाऊँ क्या? तो हर एक डिवाइस का जो चार्जर तुम लाते हो उसमें इनबिल्ट होता ही है। कुछ चार्जर खराब पड़ा होगा तो खोल के देख लेना, तुमको उसमें से कुछ कॉइल्स मिलेंगे, वाइंडिंग्स। तो द कंपनी मेक श्योर दैट यू बेसिकली हैव द करेक्ट आउटपुट वोल्टेज। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में पहला है स्टेप डाउन। नाम में ये स्टेप डाउन। तो तुमको अगर वोल्टेज को कम करना है, स्टेप डाउन करना है, स्टेप डाउन।
यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑल्सो, अगर मुझे स्टेप डाउन करना है तो इस केस में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कंपेरिजन में कम होना चाहिए. तो टू हैव लेस voltage at the secondary, number of turns in the secondary should be less than number of turns in the primary. So ns should be less than np. But wait a minute, ns less than np हो गया तो ये इक्वेशन देखो. तुमने बोला ns is less than np, मतलब what you are saying is np is greater than ns, मतलब what you are saying is np by ns is greater than 1. इसका मतलब what you are saying from this equation, अगर ये ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब यू आर सेइंग ये जो EP बाय ES इक्वल्स टू NP बाय NS था, तो इस इक्वेशन से तुमको क्या समझा कि EP बाय ES इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 था. हाँ कि ना? गुड. गुड. तो EP इज ग्रेटर देन ES. EP ग्रेटर देन ES मतलब प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है और सेकेंडरी में कम. हो गया कम. तुमको कम ही तो करना था. वेट, यस, हो गया कम, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ करंट. रिमेंबर हमने अभी देखा ये इक्वेशन. अगर EP ग्रेटर देन ES है, मतलब EP बाय ES ग्रेटर देन 1 है, तो IS बाय IP इज ग्रेटर देन 1, मतलब IS इज ग्रेटर देन IP. रिलेशन इनवर्स है. मतलब तुम वोल्टेज कम करने गए, सेकेंडरी में कम हो गया लेकिन करंट बढ़ गया. क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज कम करोगे तो दूसरा बढ़ेगा. तो जब तुम स्टेप डाउन या स्टेप अप की बात करते हो तो यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस. अगर वोल्टेज स्टेप डाउन हुआ है तो करंट स्टेप अप हुआ है, करंट बढ़ गया, वोल्टेज कम हो गया. रिमेंबर दिस. तो जब तुम स्टेप अप स्टेप डाउन डिफाइन करते हो, इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस. तो पॉइंट नंबर 1, स्टेप डाउन में क्या कम हो रहा है? वोल्टेज. तो वोल्टेज ज्यादा किस में है? प्राइमरी में. कम किस में है? सेकेंडरी में है. और करंट क्या हो गया? स्टेप अप. तो करंट ज्यादा किस में है? सेकेंडरी में. कम किस में है? प्राइमरी में. और स्टेप डाउन करने के लिए वोल्टेज को, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में तुम क्या बता सकते हो? कौन से कॉइल में ज्यादा टर्न्स है? प्राइमरी में, इनपुट में. और आउटपुट पे टर्न्स क्या है? कम है. तो स्टेप डाउन करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी शुड बी लेस देन प्राइमरी. तो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, मुझे बताओ ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? स्टेप डाउन है, क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है. अब दूसरा है स्टेप अप. स्टेप अप में उल्टा होता है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, है ना? नहीं, क्या होता है? उल्टा होता है. नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. अब स्टेप अप हुआ तो कौन स्टेप अप हुआ? वोल्टेज स्टेप अप हुआ. और कौन स्टेप डाउन हो गया? करंट. तो करंट IS विल बी लेस देन IP. पक्का? श्योर. गुड. So that is the end of theory part of this chapter.